हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारा AS12 गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग। जी हाँ, और जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, तो लगभग 2 क्लासेस या मैक्सिमम 3 क्लासेस और लगेंगी, उसमें आपका गवर्नमेंट ग्रांट खत्म हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से हम लोग। चलिए देखो बच्चों, तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि भाई वीक लिमिटेड एक्वायर फिक्स एसेट्स ऑफ 100 लाख ऑन विच इट रिसीव अ ग्रांट ऑफ 10 लाख। 100 लाख में 10 लाख का आपको ग्रांट मिला है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एज पर S12 एंड हाउ इट विल बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको फिक्स एसेट्स के लिए ग्रांट मिलती है तो मैंने आपको सिखा रखा है 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसको कॉस्ट में से लेस कर दें, या फिर आप इसको एज ए डेफर्ड इनकम मान के धीरे धीरे अमोर्टाइज कर सकते हैं इन द लाइफ ऑफ द ईयर्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग मेथड और कंक्लूजन में चलते हैं। फर्स्ट मेथड, फिक्स एसेट शुड बी रिप्रेजेंट 90 लाख। देखिए आप 100 लाख लेस 10 लाख इन द बैलेंस शीट ऑफ द वीक लिमिटेड। या तो ऐसे कर लें आप, और या फिर सेकंड मेथड ये बोल रहा है मुझे फिक्स एसेट विल बी शोन एट 100 लाख इन द बैलेंस शीट ऑफ द वीक लिमिटेड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रांट 10 lakh will be treated as a deferred income to be recognized over the useful life of assets। यानी कि जितने साल एसेट्स की लाइफ होगी उतने साल में, जैसे मान लीजिए अगर एसेट्स की लाइफ 5 ईयर है और 10 लाख का आपको ग्रांट मिला तो हर साल 2 लाख रुपए आप P&L में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्लास नंबर 1 में कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए डी लिमिटेड एक्वायर अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 12। आपने मशीन खरीदी कितने में? 20 लाख में। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर। तो 20 लाख की मशीन है और 5 साल की लाइफ है, यानी कि हर साल 4 लाख का डेप लगेगा। द कंपनी हैड अप्लाइड ऑन 1 अप्रैल 12 फॉर अ सब्सिडी टू द ट्यून। तो कंपनी ने एक सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था विच इज 80% ऑफ कॉस्ट। कंपनी ने अप्लाई किया भाई हमको सब्सिडी दो, तो भैया 20 लाख का 80% यानी कि 16 लाख रुपए की सब्सिडी मांग रहे हैं। ठीक है, द सेंशन लेटर फॉर सब्सिडी वो रिसीव्ड इन नवंबर 15 में आया बेटा आपके पास लेटर। एसेट्स खरीदी अप्रैल 12 में, है ना। द कंपनीज फिक्स एसेट्स अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 शो अ क्रेडिट बैलेंस एज एंड। देखिए ऐसा था कि 20 लाख की तो मशीन थी, ठीक है, 5 साल लाइफ थी, 4 लाख हर साल का डेप्रिसिएशन था, तो 4 लाख हर साल का डेप्रिसिएशन था। बच्चों देखो 3 साल हो गए आपको, 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन? 12 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि एसेट्स की WD बची कितनी? 8 लाख रुपए बची। और अब आपको कॉस्ट का 80% ग्रांट मिल रहा है। तो भाई कॉस्ट का 80% ग्रांट हमको मिल रहा है, तो 20 लाख का 80% यानी कि 16 लाख का ग्रांट मिल रहा है। तो भैया तो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, अमाउंट ₹8 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ शुड द कंपनी डील विद द एसेट्स इन द अकाउंटिंग ईयर 15-16। देखिए अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके एसेट्स अकाउंट का बैलेंस कितना है? 8 लाख रुपए है ना। सब्सिडी कितने की मिल गई? 16 लाख। तो भाई एसेट्स का बैलेंस नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। तो अब आपको करना क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो आपको 16 लाख रुपए का ये ग्रांट मिला है, उसमें से 8 लाख रुपए से तो आप अपने एसेट्स अकाउंट को राइट ऑफ कर लेंगे, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट कर लो पहले, तो 16 लाख रुपए आप उसमें सिर्फ 8 लाख ही एसेट्स में जा सकता है, क्योंकि एसेट्स अकाउंट का बैलेंस ही 8 लाख है। तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू आपका बेसिकली जो फिक्स एसेट्स है वो हो जाएगा 8 लाख रुपए में। एक तो आपको ग्रांट मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स एसेट 8 लाख ही होगा, क्योंकि एसेट्स अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है? 8 लाख। सर अभी भी गवर्नमेंट ग्रांट में 8 लाख बचेगा आपका, है ना। उसका आप क्या करें? तो बच्चों क्योंकि एसेट्स अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ है, इसलिए जो बचा हुआ 8 लाख है ये आपको डालना पड़ेगा P&L अकाउंट के अंदर। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L 8 लाख रुपए। तो अगर मैं टोटल एंट्रीज आपको बताऊं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू P&L 8 लाख ईच। ठीक है, इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए तो यहां मेरे पास लिखा हुआ है that it can be inferred from the above that the company follow reduction method for accounting of government grant. Now accordingly out of 16 lakh that has been received, 8 lakh
being the balance in machinery account should be credited to machinery account. तो 16 लाख में से 8 लाख तो मशीन अकाउंट के अंदर चल जाएंगे and balance 8 lakh may be credited to P&L since already the cost of assets to the tune of 12 lakh has been debited in the P&L in the earlier year by the way of depreciation charge. 8 lakh will be transferred to P&L and now would be partial recover of the cost. ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हुआ. सो देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड डेप्रेशन. वो ठीक है, डेप्रेशन आपको आगे नहीं लगाना है क्योंकि एसेट्स अकाउंट में बैलेंस ही नहीं बचा ना आपके पास, तो डेप्रेशन लगाने की भी हमको कोई जरूरत नहीं है. चलिए फिर अगला क्वेश्चन मेरे पास है. एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 25 लाख which has estimated useful life of 10 years, salvage value 5 lakh. On the purchase of assets, central government pay 5 lakh. ठीक है. Pass the journal entry with narration in the books of a company for the first year as deferred income. ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ बच्चों, इसलिए क्वेश्चन जाएगा आपके लिए होमवर्क में, है ना. प्लीज इसको करके देखें. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन सिंपल है वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ और जो डिस्कस करने लायक है वो बिल्कुल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. चलिए अगला क्वेश्चन है. संतोष लिमिटेड रिसीव अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया. तो भाई बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाने के बदले में आपको गवर्नमेंट ने 8 करोड़ दिए. आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड. ओ सर ऐसा नहीं करना था ना. ध्यान रखिए, ग्रांट जिस काम के लिए मिलती है उसको हमें उसी काम में यूज करना चाहिए. तो आपने डिविडेंड बांट के तो गलती कर दी 2 करोड़ का. ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव अ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट. फोकट में लैंड मिल गई आपको फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड. संतोष लिमिटेड का कहना है कि सर हमने क्योंकि कोई पैसा दिया ही नहीं है ना, हमने तो पेमेंट किया ही नहीं है, तो हमें तो उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए. सर ये ट्रीटमेंट भी गलत है. हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई एसेट्स मिलता भी है तो उसको आपको नॉमिनल वैल्यू दैट मींस अमाउंट ₹1 पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. ठीक है, तो गलत ट्रीटमेंट कर रखा है इन्होंने. सो इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ग्रांट इज करेक्ट. नो सर इट इज इनकरेक्ट. ऐसे ही नजर आ गई. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. एज पर AS12 अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द सेम. भाई जिस काम के लिए मिला है उसी काम में यूज करें. Also, the grant received for setting up a factory is not available for distribution of dividend. Even if the company has not spent the money for acquisition of land, land should be recorded in the books of account at a nominal value. Nominal value का मतलब amount ₹1. सर ₹1 तो एटलीस्ट रिकॉर्ड करना ही चाहिए था. So the treatment of both the element of the grant is incorrect as per AS12. तो बेटा दोनों ट्रीटमेंट जो इन्होंने किए हैं वो दोनों के दोनों ट्रीटमेंट इसके गलत माने जाएंगे. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. Messrs A Limited set up a business in designated backward area as an investment of 200 lakh. ठीक है, 2 करोड़ में आपने एक फैक्ट्री लगाई सर बैकवर्ड एरिया में एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर 25% सब्सिडी एंड रिसीव 50 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, तो आपने देखिए बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री तो 200 लाख की लगाई और कुछ पार्ट आपको इसके लिए मिला. तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर का ग्रांट है. ये किसी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स के लिए नहीं है. गवर्नमेंट ने कहा बैकवर्ड एरिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट करें तो हम आपको 25% दे देंगे आपके टोटल खर्चे का. तो देखिए टोटल खर्चे का 25% गवर्नमेंट ने दिया है. सो इट इज द ग्रांट ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर. तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में. सो एक्सप्लेन द कैपिटल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. नाउ एज पर AS10 as per para 10 of AS12 accounting for government grant where the government grant are in the nature of promoters contribution, है ना. that means they are given with the reference to the total investment. तो total investment का एक part आपको मिला है वहां पे और by the way of contribution towards is total capital outlay. For example, central investment subsidy scheme and there is no repayment is ordinary expected in respect thereof. The grant will be treated as capital reserve. ठीक है, तो बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट है. ध्यान रखिए किसी फिक्स एसेट्स के लिए नहीं दिया. ये ओवरऑल आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसके लिए आपको लगाने के लिए दिया है. एनालिसिस क्या बोलता है? सब्सिडी रिसीव बाय ए लिमिटेड इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सिंस द ग्रांट इज रिसीव
with reference to the total investment in an undertaking or by the way of contribution towards its total capital outlay, no repayment is ordinary expected, है ना। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। Therefore, this grant should be treated as capital reserve, which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income. तो ध्यान रखिए, इस तरह की ग्रांट कैपिटल रिजर्व में जाती है। इसे न तो आप एसेट्स की कॉस्ट में से कम करेंगे और ना ही इसे आप डेफर्ड इनकम मानेंगे, ठीक है। ये जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व में। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास, S Limited receive a grant of 2500 lakh during the accounting year 10-11 from the government. अब देखिए क्यों मिला ये, for the welfare activity to be carried on by the company for its employee. बेटा ये रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, क्योंकि ये आपके बिजनेस को चलाने के लिए मिला हुआ है। तो ये जो आपका रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, बेसिकली जो आपकी बिजनेस को चलाने के लिए मिला हुआ है, अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। The grant prescribe condition for its utilization, ग्रांट के लिए कंडीशन आपको दिए हुए हैं। However, during the 11-12, देखो आपको ग्रांट मिला दो कब, 10-11 में। 11-12 में क्या हो गया, it was found that the condition of grant were not complied and grant had to be refunded to the government in full. पूरा का पूरा ग्रांट वापस देना है बेटा आपको, ठीक है। सो allocated in the current accounting year with the reference to the provision of AS 12. तो रेवेन्यू नेचर की है सर, और रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे रिफंड। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, as per para 11 of AS 12 accounting for government grant sometime become refundable because certain conditions are not fulfilled. A government grant that become refundable is treated as an extraordinary item as per AS 5. प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपका बेटा गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड अगर आपको करना पड़ जाए, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, एक तरह की बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिए, कौन सी एक्टिविटी है सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। Now the amount refundable in respect of government grant related to revenue is first applied against any unamortized deferred credit remaining in the respect of the grant. देखिए आपको पता होगा, ये जो आपको रेवेन्यू नेचर की ग्रांट मिलती है और इसके साथ क्योंकि कंडीशन जब कंप्लाई हमको करनी होती है, तो हम ग्रांट को रिसीव करते हैं और पार्ट्स में हम इसको बेटा अमोर्टाइज करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको रिफंड करनी पड़ जाए तो ध्यान रखें, गवर्नमेंट ग्रांट का जितना पार्ट अनअमोर्टाइज है, यानी कि जितना अभी तक आपने बेसिकली P&L में नहीं लिया है, तो गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस पड़ा होगा। तो जब आप रिफंड करेंगे तो जो अनअमोर्टाइज पार्ट है वो ग्रांट से आ जाएगा, और जो अमोर्टाइज पार्ट है जो आप ऑलरेडी P&L में ले जा चुके हो, उसके लिए आपको P&L को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, टू द एक्सटेंड दैट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड एनी डेफर्ड क्रेडिट और वेयर देयर इज नो डेफर्ड क्रेडिट द अमाउंट इज चार्ज इमीडिएटली टू द P&L अकाउंट, ठीक है। Conclusion, so in the present case the amount refunded to the government grant should be shown in the P&L account of the company as an extraordinary item of 11-12, ठीक है। ध्यान रखें, एज अ डेफर्ड इनकम इसको उन्होंने माना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको क्लास नंबर 1 के अंदर कराया था, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप जरूर करें। सिंपल ही है वैसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। A fixed assets is purchased for 20 lakh. Government grant received towards its 8 lakh. 8 लाख रुपए का ग्रांट मिला। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है सर? 4 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर। Assuming depreciation on the basis of SLM, assets is shown in the balance sheet net of grant. Net of grant का मतलब ये हुआ बेटा कि एसेट्स की वैल्यू में से आप क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस करेंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ही क्या हो गया, ग्रांट बिकम रिफंडेबल टू द एक्सटेंड ऑफ 5 लाख। ठीक है, तो 1 साल बाद आप रिफंड कर, लेकिन ध्यान रखिए प्लीज, आपको ग्रांट मिला 8 लाख रुपए का था, पर रिफंड कितना है, सिर्फ 5 लाख का। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन, पास जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपने एसेट्स खरीदी कितने की सर? 20 लाख की। फिक्स एसेट्स टू बैंक 20 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट मिला 8 लाख रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, अमाउंट रुपीज 8 लाख। अच्छा, ये जो मैंने एंट्री बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स एसेट्स, आप चाहें तो दोनों को ऐड करके एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है,
रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख। अब आप देखो डेप लगेगा कितना, समझिएगा बेटा। भाई 20 में से मैं 8 माइनस कर दूंगा तो एसेट्स की वैल्यू कितनी, 12 लाख ही बचेगी ना। माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइड बाय लाइफ कितनी, 4 साल की है। तो आपका जो डेप बैठेगा वो कितना बैठेगा सर, 2 लाख का बैठेगा। डेप्रेशन टू एसेट्स 2 लाख, P&L टू डेप्रेशन 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले साल की एंट्रीज आपको बताई, चेक कीजिए। देखिए फिक्स एसेट्स टू बैंक 20 लाख, बैंक टू फिक्स एसेट्स जो ग्रांट वाली एंट्री है ना, देखिए वो इन्होंने कर रखी 8 लाख। और फिर आगे आपने लगाया है डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए डेप्रेशन टू फिक्स एसेट्स 2 लाख, P&L टू डेप्रेशन अगेन 2 लाख। चलिए अब बात करते हैं ईयर नंबर 2 की। देखिए ईयर नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आपको 5 लाख रुपए रिफंड करने पड़े, ठीक है। रिफंड करने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक 5 लाख, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। या तो ये 2 एंट्री करें या दोनों को ऐड करके आप एक एंट्री करें, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट रुपीज 5 लाख, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिफंड की। अब देखिए डेप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, समझिएगा आप। देखिए आपकी जो आपने एसेट्स की वैल्यू करी थी वो ये देखो 12 कर रखी थी ना, ये 12 लाख कर रखी थी हमने वैल्यू, तो है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 12 लाख हमने वैल्यू कर रखी थी और पहले साल देखिए हमने जो डेप्रेशन माइनस किया वो 2 लाख रुपए का माइनस किया, तो WDV कितनी बची, 10 लाख। अब बोल रहा है पर 5 लाख दोबारा ऐड कर दो ना आप, क्योंकि आपने रिफंड करा। तो बेटा अब आप देखिए आपके एसेट्स अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा सर, एसेट्स अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 15 लाख रुपए। तो जो आप डेप लगाएंगे तो आएगा 15 माइनस 4 लाख का स्क्रैप, और लाइफ कितनी बची, 3 साल। 15 माइनस 4 अपॉन 3 दैट मीन्स 11 अपॉन 3। तो 11 अपॉन 3 करेंगे तो डेप कितना लगेगा, देखो आपका 3.67 विल बी न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द कंपनी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए ये सेकेंड ईयर की आपकी एंट्रीज, फिक्स एसेट्स टू बैंक और डेप कितना लग रहा है, देखिए डेप्रेशन टू फिक्स एसेट्स 3.67 और फिर P&L टू डेप्रेशन हो जाएगा आपका, देखिए P&L टू डेप्रेसिएशन, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया, हालांकि ये भी वैसा ही जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता ही है, पर ठीक है एक प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लिया। देखिए वर्किंग नोट हमने बना रखा है उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बनाया था। ये फर्स्ट ईयर में तो 2 लाख का आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और अगले साल में देखिए आपके पास 12 में से 2 माइनस किया तो 10 वैल्यू बची थी, और ग्रांट आपने गवर्नमेंट ग्रांट वापस दिया तो वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख की वैल्यू हो गई, ठीक है। डेप कितना लगा अल्टीमेटली 3.67। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें मेरे पास है वाई लिमिटेड रिसीव अ स्पेसिफिक ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट लिखी हुई है ऑफ 300 लाख। तो बेटा 300 लाख का आपको एक स्पेसिफिक ग्रांट मिला है फॉर एक्वायरिंग द प्लांट ऑफ 1500 लाख ड्यूरिंग द 9-10। तो फाइनेंशियल ईयर 9-10 में आपको ग्रांट मिला 1500 लाख की एसेट से 300 लाख का ग्रांट मिल गया है सर। यूजफुल लाइफ है 10 ईयर। द ग्रांट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो ध्यान रखें एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस नहीं किया है, बल्कि इन्होंने कहां दिखाया है, इन्होंने इसको दिखाया है डेफर्ड इनकम में, ठीक है। ड्यूरिंग द 12-13 ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन लेट डाउन फॉर द ग्रांट द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट टू द गवर्नमेंट। देखिए 12-13 ग्रांट मिला कब था सर, 9-10 में, 9-10, 10-11 और 11-12, है ना। 3 साल हो गए, 12-13 में तो रिफंड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3 साल कंप्लीटेड माने जाएंगे। बैलेंस इन द डेफर्ड इनकम, देखिए कितना बचा है बैलेंस इन द डेफर्ड इनकम, ये बचा है सर हमारे पास 210। आप देखिए इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ग्रांट मिला कितना सर, 300 का मिला था। एसेट्स की लाइफ कितनी थी सर, एसेट्स की लाइफ थी 10 साल। तो 300 डिवाइड बाय 10 यानी कि 30 लाख का ग्रांट आप हर साल अमोर्टाइज कर रहे थे ना। आपने रिसीव किया होगा ग्रांट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 300 लाख का, और हर साल 30 लाख का ग्रांट आप P&L में ले जा रहे होंगे, तो आप एंट्री कर रहे होंगे गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अमाउंट रुपीज 30 लाख। तो 3 साल में आपने क्या करा, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 लाख का ग्रांट आपने अमोर्टाइज कर दिया है। इसीलिए आप देखिए ग्रांट में बैलेंस कितना बच रहा है, 210 का, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें सर हमारी 3 साल की जो अकाउंटिंग है वो 3 साल की अकाउंटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। और आप देखिए 1500 लाख का प्लांट था, 10 साल लाइफ है, तो हर साल 150 का डेप लगेगा। 3 साल में 450 का डेप काटो तो वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी सर 1050, ठीक है।
Now, what should be the treatment for refund of the grant and effect of the on the cost of fixed assets and the amount of depreciation to be charged during the 12-13 in P&L account, assuming that depreciation is charged as per SLM? देखिए आप समझिए, क्योंकि आपने उसको डेफर्ड इनकम माना था तो डेप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रेशन तो 150 लगता है क्या, बात ही खत्म है ना। अब आपने जो ग्रांट वापस करी कितने की, 210 की, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए इसका मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा ग्रांट मिली कितनी सर, 300 लाख की मिली थी, है ना, और आपके पास 210 का बैलेंस बचा है। तो देखिए जब आप रिफंड करेंगे ना तो एंट्री बनेगी ये, इट्स गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप समझिए बच्चों, आपको 300 लाख का ग्रांट वापस देना है, लेकिन 210 का बैलेंस अभी इसमें पड़ा है, तो 90 का बैलेंस आप कहां से लेंगे, P&L से लेंगे। अब आप समझिए, क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से तो माइनस किया ही नहीं था, इसलिए डेप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एसेट्स की कॉस्ट 1500 लाख है, 10 साल की लाइफ है, हर साल जो डेप चार्ज करेंगे वो आप कितना डेप चार्ज करेंगे, अमाउंट ₹150। ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी फिर हम लोग करेंगे इसका। चलिए पार्ट 1 तक ही एक्चुअल में शायद यहाँ पर है मेरे पास। ओके फाइन, तो पार्ट 1 बेटा हम लोगों ने कर लिया इसका कंप्लीट, जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, पार्ट 2 भी मैं आपको इसका डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए अब अगर मैं इसके सेकंड पार्ट को आपके साथ डिस्कस करूँ तो सेकंड पार्ट ये था कि अगर आपने कॉस्ट में से इसे उस टाइम पे माइनस कर दिया होता, ठीक है, तो देखिए अगर आपने कॉस्ट कितनी थी 1500, गवर्नमेंट ग्रांट कितना था सर 300 लाख का था, कितना आया 1200 लाख, और एसेट्स की लाइफ क्योंकि 10 साल थी, यानी कि आप हर साल कितना डेप लगाते थे सर हम 120 लाख का डेप्रेशन हर साल लगाते थे। ठीक है, तो बच्चों 3 साल तक आप डेप लगाते रहे सर, 120 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना डेप लगा दिया आपने सर, हमने 3 साल में जो टोटल डेप लगाया वो लगाया 360 का। ठीक है, अब आप समझिएगा, एसेट्स की वैल्यू थी 1500, 300 का ग्रांट माइनस किया, 1200 बचा, 1200 में से आपने 360 का डेप लगा दिया, वैल्यू बची कितनी सर 840 बची। अब आप बोल रहे हो कि भैया ग्रांट वापस करनी, कर देंगे। कितने की ग्रांट थी जो हमको वापस करनी है, 300 लाख की। तो अब जब आप 300 की ग्रांट वापस करोगे ना तो उसकी एंट्री होती है गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक और फिक्स एसेट्स टू गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ग्रांट की जो वैल्यू है वो एसेट्स अकाउंट के बैलेंस में ऐड हो जाएगी। देखिए कितनी हो जाएगा एसेट्स अकाउंट का बैलेंस सर, एसेट्स अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा ये हमारा 1140 का बैलेंस हो जाएगा। तो अब जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1140, एसेट्स की लाइफ कितनी बची सर, 7 साल बची, तो देखिए अब जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 1140 डिवाइड बाय 7, इट कम्स 162.85। ठीक है, तो अब आपका देखिए ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो डेप्रेशन लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा सर हमारा 162.85 का डेप्रेसिएशन। ये डेप्रेशन बच्चों ध्यान रखिए हमें हर साल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 है, अगर आपने एसेट्स की वैल्यू को गवर्नमेंट ग्रांट के अमाउंट से माइनस किया होता। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये हम लोगों ने आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा। तो आज के लिए मैं इतना ही अभी ले रहा हूँ बेटा, कि बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज एक ही क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बच्चों के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका जो भी मैटर है वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, एंड आई होप सो कि आप वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डाउट होगा तो बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये गवर्नमेंट ग्रांट खत्म हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल। हैव अ नाइस टाइम।